और उसकी यह आरज़ू यकीनन पूरी हुई। उसकी यही कैफियत थी। अगर मैं गैर मामूली इंसान न होता तो मेरी भी यही कैफियत होनी चाहिए थी। सुबह न जाने कौन सी कुव्वत मुजतमा करके वो मेरी ख्वाबगाह से बाहर निकली। चलते वक्त उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। उसका चेहरा जर्द था, वो निढाल थी, लेकिन उसके होंठों पर एक फातियाना मुस्कुराहट चिपकी हुई थी। लेकिन यह दिन वाकयात का दिन था। इस चमकदार दिन में जिंदगी की रफ्तार सुस्त न रही। हुआ यूं कि मस्तोल पर चढ़े हुए लोग अचानक चीखने लगे और उनके इल्फाज साफ सुनाई देने लगे, जमीन जमीन। और यह इल्फाज सुनकर सब ही चौंक पड़े थे। सब एक जगह जमा हो गए थे और सबकी गर्दनें ऊपर उठी हुई थी। उनकी समात इस तरफ मुतवज्जा थी। जमीन, हमें जमीन नजर आ रही है। ऊपर वालों ने नीचे वालों को आवाज दी, कौन से रुख पर? पोगास ने चीख कर पूछा। जिधर से सूरज बुलंद हुआ है, जवाब मिला और नजरें बैक वक्त सूरज के तलू होने की समत मुड़ गईं। लोग जमीन तलाश करने लगे, लेकिन खुद मेरी बेनाई ने भी कामयाबी हासिल न की, या फिर समंदर की बुलंद मौजें हमारी निगाहों के सामने हायल थीं। तब मैं आगे और पीछे पोगास मस्तोल की सीढ़ी से ऊपर जाने लगे। ऊपर वाले दूसरी सीढ़ी से नीचे आ रहे थे, क्योंकि मस्तोल पर हम दो इंसानों से ज्यादा वजन डालने के हक में नहीं थे। थोड़ी देर के बाद हम दोनों मस्तोल पर खड़े उस भूरी लकीर को देख रहे थे जो साफ नजर आ रही थी। पोगास को इस बारे में कोई तजुर्बा हो या ना हो, मैं बखूबी पहचान गया था कि वो जमीन ही है और यहां से जहाज वालों की जिंदगी का एक नया बाब खुलेगा। न जाने वो कैसी जमीन है, वहां कौन लोग आबाद हैं। बात सिर्फ यही नहीं थी कि हमें जमीन मिल गई थी, मुमकिन है वो भी कस्तारो जैसे किसी सरदार की सरजमीन हो और वहां मुश्किलात हमारी मुंतजिर हों। लेकिन दूसरे लोगों के जहन में अभी यह बात नहीं पैदा हुई थी। वो तो जमीन के तसव्वुर से खुश हैं और ये ख्याल बांधे हुए हैं कि जमीन पर कदम रखते ही इन पर आसाइशों के दरवाजे खुल जाएंगे और वो अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक जहां चाहेंगे मुंह उठा कर रखते सफर बांध लेंगे। वो जमीन ही है अशौले, पोगास ने खुशी से लहरती हुई आवाज में कहा। हाँ पोगास, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या तुम इतनी दूर से इस जमीन को पहचान सकते हो? मैं नहीं समझा अशौले। हम जमीन पर जरूर उतरेंगे पोगास, लेकिन हमें इसकी मुश्किलात का भी ख्याल रखना होगा। मुश्किलात? पोगास की समझ में अब भी मेरी बात नहीं आई थी। वो दीवाना भी दूसरों की मानिंद सिर्फ जमीन आ जाने से खुश था। क्या तुम इसके बारे में वसूख से कह सकते हो कि वह दुश्मनों की सरजमीन न होगी? मुमकिन है वहां ऐसे लोग आबाद हो जो वहां हमारे कयाम को पसंद न करें। ओह, पोगास का चेहरा उतर गया। अब उसने भी संजीदगी से इस मसले पर गौर किया। चलना मैं सोचता रहा, फिर बोला, हाँ यह मुमकिन है कोई ऐसी जमीन ना हो जहां हमारे लिए आसाइशें मुहैया हो सकें। लेकिन क्या इस तसव्वुर के साथ हम इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाएंगे? हरगिज़ नहीं। यूं तो हम किसी भी जमीन के बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकते। मेरी मुराद सिर्फ यह है कि नई जमीन नई मुश्किलात के लिए खुद को पूरी तरह तैयार करके हमें इसका रुख करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम खुशी में आकर मुश्किलात का शिकार हो जाएं। तो दुरुस्त कहता है शौले, हमें तमाम खतरात के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। लेकिन यहां भी तू हमारी रहनुमाई कर, हमें क्या करना चाहिए? जहाज के तमाम जवान तेरी बात मानते हैं पोगास। तू उनमें एक बरतर हैसियत रखता है। इन लोगों से गुफ्तगू करके इन्हें होशियार और किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार कर। हमारे पास बेहतरीन हथियार मौजूद हैं, मुमकिन है इनके इस्तेमाल की जरूरत आ जाए। जिंदगी गुजारने के लिए हर लम्हे सिपाहीगिरी के फन से आशना रहना जरूरी है। मैं तुझसे मुत्तफिक हूं। क्या मैं इन मुंतजिर लोगों में जाऊं और इन बातों से आगाह कर दूं? पोगास ने पूछा। हाँ, बादबानों के रुख भी तब्दील करते। हमें तेज रफ्तारी से इस तरफ सफर करना होगा ताकि सूरज की रुपोश होने से कबल इस सरजमीन पर उतरकर इसका जायजा ले सके। पोगास तेजी से वापस पलट गया और फिर वो इसी तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। थोड़ी देर के बाद सारे जवान उसके गिर्द जमा थे और वो इन्हें मेरी हदायत से आगाह कर रहा था। मैंने उन लोगों के चेहरों पर बेपनाह मुसरत देखी। सबके सब तेजी से कामों में मसरूफ हो गए थे। बादबानों के रुख बदल दिए गए और फिर जवानों ने पतवार संभाल लिए। जहाज की रफ्तार गैर मामूली हद तक तेज हो गई थी और चमकते हुए सूरज में भूरी लकीर बर्क रफ्तारी से वाज़ेह होती चली गई। मेरी तेज निगाहें अब उस जमीन का जायजा ले सकती थी। मुझे उस पर दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे। भूरे किनारे सुनसान थे और वहां इंसानों के नकूश मौजूद नहीं थे। बहुत दूर होने के बावजूद मैंने अंदाजा कायम किया कि कम अज कम साहिल आबाद नहीं है। आबादी है तो दरख्तों के दूसरी तरफ है और यकीनन वहां ऐसे लोग आबाद हैं जो अभी जदीद तरक्कियों से रोशनास नहीं हुए हैं और मैं ऐसे लोगों से खूब वाकिफ था। जाहिर है मेरे अलावा और कौन इन्हें जान सकता था। जहाज जमीन की तरफ चलता रहा। जवानों में बेहद जोशो खरोश था। मेरा ज़हन मुतज़ाद ख्यालात का शिकार था और मेरी तवक्का से बहुत पहले जवानों ने जहाज को रेत की जमीन पर पहुंचा दिया। अब सब लोग इस जमीन को करीब से देख सकते थे और देखने वाले देख रहे थे, खुशी से हाथ हिला रहे थे। मैं भी देख रहा था और बहुत दूर तक देख रहा था। मैं अपने ख्यालात पर अटल था। तवीलो अरीज जमीन पर किसी जानवर का वजूद नहीं था। इंसान तो कजात जानवर भी नजर नहीं आ रहे थे। हाँ, दरख्तों की कसरत थी जिनमें नारियल, ताड़ और दूसरे दरख्त भी नुमाया थे। खजूरों के दरख्तों की भी बहुतात थी। गोया जिंदगी गुजारने के लवाजमात मौजूद थे सिवाय पानी के। पानी मुझे नजर नहीं आ रहा था और मेरे जहन में यह इलाका आबाद न होने की एक वजह यह भी थी कि यहाँ पानी मौजूद नहीं है।
जहाज पर अब भी पानी का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद था, लेकिन इतना भी नहीं था कि कोई मुतबादिल इंतजाम न होने के बावजूद जिंदगी गुजारी जा सके। इन हालात में यह बेकार जमीन थी, लेकिन बिल्कुल मायूसी भी नहीं थी। दरख्तों की नमूद आखिर किस चीज से हुई होगी? कम अज कम जमीन के नीचे ऐसा पानी जरूर मौजूद है जो दरख्तों को जिंदगी दे सकता है, वरना यह इलाका सरसब्ज न होता। बिलाकर जहाज इतने पानी में पहुंच गया जहां से वो आगे नहीं बढ़ सकता था और ताकतवर बाजुओं वाले जवानों ने चप्पू छोड़ दिए। मैं नीचे उतरने लगा और फिर उनके दरमियान पहुंच गया। उन्होंने मुझे अपने दरमियान नुमाया जगह दे दी थी। अब क्या हुक्म है आशौले? हम सब तेरी रहनुमाई के मुंतजिर हैं, पोगास ने आगे बढ़कर कहा। सूर्य की रोशनी में अभी काफी वक्त बाकी है, ताहम 10 मजबूत जवान हथियारों से मुसल्ला होकर मेरे साथ आए। मैं जमीन का जायजा लूंगा। 5-5 जवानों की मुसल्ला टोलियां जमीन पर फैलकर इतनी दूर तक जाएंगी जहां से उन्हें देखा जाता रहे। इस काम के लिए 2 आदमी सर्च टावर पर चढ़ जाएं, जहां से वो इन टोलियों पर निगाह रखें और बाकी जवान हथियारों से लैस जहाज पर मुंतजिर रहें, ताकि कोई खतरा दरपेश हो तो फौरी तौर पर उससे निमटने की सही कर सके। औरतें हस्बे मामूल खुराक वगैरह की तैयारियों में मसरूफ रहें और एक खास हदायत और याद रखी जाए, वो ये कि फौरी तौर पर पानी का इस्तेमाल कम से कम कर दिया जाए, तवक्ते के हम काबिल इस्तेमाल पानी तलाश न कर लें। क्या तुम निजात दहिंदा शोले की बात या हदायत समझ गए? पोगास ने दूसरे लोगों की तरफ रुक करके कहा। हाँ, हमने सुन लिया, हम ऐसा ही करेंगे जैसी हदायत मिली है। सबने बैक वक्त कहा और फिर मैंने 10-10 आदमियों का इंतखाब किया जिनमें पोगास शामिल नहीं था। मेरे लिए क्या हुक्म है आशौले? पोगास ने पूछा। तुम्हारा जहाज पर रहना जरूरी है पोगास। तुम जानते हो ये जमीन हमारे लिए अजनबी है, हम नहीं जानते इसकी क्या कैफियत है, यहाँ कैसे हालात हमारे मुंतजिर हैं, इसलिए जहाज हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। तुम इन लोगों में सबसे ज़हीन और मुंतजिम शख्सियत का मालिक हो, इसलिए तुम बेहतर तौर पर इनकी निगरानी कर सकते हो। जो हुक्म आशौले, हम तेरे हुक्म की तामील करेंगे, पोगास ने खुश दिली से कहा। दूसरे 5-5 अफराद की टोलियां भी मुंतखब हो गईं और फिर हम पानी अबूर करके रेत की जमीन पर आ गए। भूरी नरम रेत में पाँव धंस रहे थे। रेत शफाफ थी, इस पर कोई निशान नहीं था। अगर रेत पर निशानात होंगे भी तो हवा इनकी तरतीब बिगाड़ देती होगी। रेत बुलंदियों की तरफ गई थी, चुनाचे हम ये बुलंदियां अबूर करने लगे और थोड़ी देर के बाद मैं अपने 10 साथियों के साथ रेत की चोटी पर पहुंच गया जहां से ढलान शुरू होते थे। हवा ने इस इलाके की जिम्मेदारी अपने कांधों पर संभाली हुई थी, इसलिए दरख्तों के सूखे हुए पत्ते और दूसरी चीजें तरतीब से एक लाइन में सिमटी हुई थी। ढलान पर सबसे पहले हमारी निगाह एक पिंजर पर पड़ी। शायद वही मछली का पिंजर था। अच्छा खासा छोटा मोटा झोपड़ा मालूम हो रहा था। इसमें तहफ़्फ़ुज़ का कोई निशान नहीं था, शायद बहुत पुराना था। हम इसके करीब पहुंच गए, गौर से इसे देखने लगे, लेकिन साख से पता चला कि वो वही मछली का नहीं बल्कि किसी चौपाए का पिंजर है। लेकिन इतना बड़ा चौपाया इस दौर में मुमकिन नहीं था। मैंने इब्तिदाई दौर में बहुत बड़े जानवर देखे थे, अनोखे और अजीब गरीब, लेकिन जूं वक्त गुजरता रहा वो जानवर मफकूद होते चले गए। शायद इंसान की मुश्किलात कम करने के लिए अजीम कुव्वत ने इन्हें फना कर दिया था, वगरना वो बाकी होते तो दुनिया की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट होते। मैंने पिंजर से इस जानवर की साख्त का पता लगाया और फिर गौर करने लगा कि पिंजर कितना पुराना हो सकता है। अगर ये ज्यादा पुराना नहीं है तो इस पुरस्रार सरजमीन पर इसकी मौजूदगी किसी भयानक खतरे की अलामत तो नहीं है। क्या ऐसे ही दूसरे जानवर भी यहाँ मौजूद हो सकते? मेरे अंदाजे से यह पिंजर ज्यादा पुराना नहीं था। ताहम मैंने अपने साथियों से इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की और आगे बढ़ गया। बाकी टोलियां मुंतशिर हो गई थी और मैं सीधा दरख्तों की तरफ बढ़ रहा था। बेहद घने दरख्त थे जिनके दरमियान रास्ता तलाश करना भी मुश्किल था, लेकिन मैंने मुश्किलात की परवाह कब की थी? हाँ, इन लोगों का ख्याल जरूर था जो मेरे साथ थे, इसलिए मैंने उन्हें पुश्त पर रखा था और खुद आगे आगे चल रहा था। सूरज में अब भी जिंदगी थी, रोशनी दरख्तों से छिन रही थी, इसलिए जमीन भी साफ नजर आ रही थी। इसके अलावा मेरे कान सूखे हुए पत्तों की चाप पर भी लगे हुए थे। मुमकिन है कोई जानवर दरिंदा ताक में हो, लेकिन खामोशी थी। बज़ाहिर कोई खास बात नहीं थी, लेकिन मेरा तजर्बा कहता था कि कोई खास बात जरूर है। इस हिस्से में जानवरों तक की अदम मौजूदगी किसी खास बात की अलामत है। सिवाय छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों के और कोई जानवर नहीं नजर आ रहा था। न जाने इसकी क्या वजह थी, वजह नामालूम थी। मैं दरख्तों में आगे बढ़ता रहा। मेरे साथी खामोश थे, शायद वो इस पुरस्रार माहौल से खौफजदा थे। बहुत दूर निकलने के बावजूद दरख्तों का सिलसिला खत्म न हुआ। आगे जाकर यह सिलसिला ज्यादा घना नहीं था बल्कि छिद्रा होता चला गया था, लेकिन इतना रास्ता तय करने में काफी वक्त लग गया था और अचानक यूं महसूस हुआ जैसे सूरज का गोला एक झटके से समंदर में गिर पड़ा हो। एकदम ही तारीकी फैल गई थी। तब मैंने सोचा कि अगर मैं तन्हा होता तो दिन की रोशनी या रात की तारीकी कोई अहमियत नहीं रखती थी, लेकिन मेरे साथ 10 जवानों की जिंदगी का सवाल है। इनकी जिंदगी को खतरात पेश आ सकते हैं, इसलिए आज की मुहिम हुई तरक की जाए और बाकी काम कल पर छोड़ा जाए। शायद वो लोग खुद भी यही चाहते थे। वापसी का सफर बहुत तेज से किया गया क्योंकि हम जल्द से जल्द इन दरख्तों से निकल जाना चाहते थे और फिर बगैर किसी हादसे या वाक़े के हम दरख्तों के दरमियान से निकल आए। वैसे मैं इस पुरस्रार सरजमीन के बारे में ज्यादा पुरुमीद नहीं था। हालात बता रहे थे यहाँ खतरात मौजूद हैं। मेरे लिए तो तमाम खतरात बेजर थे, लेकिन इन लोगों की जिंदगी की हिफाजत बहरहाल मेरे जिम्मा आन पड़ी थी। हम जहाज पर पहुंच गए। दूसरी टोलियां भी वापस आ गई थी।
वो लोग अपने साथ बहुत से नारियल और खजूरें लाए थे और इन्हें साफ कर दिया गया था। हमारे पहुंचने पर इन्होंने खुशी का इजहार किया। सब हमें घेर कर खड़े हो गए थे। तुम में से किसी ने कोई खास बात मालूम की? मैंने पूछा। कोई खास बात नहीं निजात दहिंदा, सिवाय एक के, एक टोली के आदमी ने कहा। वो क्या? मैं अपनी टोली के साथ जनूबी समत गया था। हम लोगों ने काफी तेज रफ्तारी से सफर किया था। रास्ते में हमें जानवरों के पिंजर मिले। छोटे बड़े जानवर थे, लेकिन एक ताजा पिंजर शेर का था जिसकी गर्दन सलामत थी, लेकिन उसके निचले जिस्म की हड्डियां तक चबा ली गई थी। अजीब हालत थी उसकी। खूब, मैंने दिलचस्पी से कहा। तुम्हारे ख्याल में वो पिंजर कितना पुराना होगा? ज्यादा नहीं, क्योंकि शेर की गर्दन का गोश्त सड़ रहा था। कौन सी समत बताई थी तुमने? जनूबी समत। ठीक है, कल उधर का जायजा लेंगे। मैंने इस इत्तला पर किसी खास जोश या जज्बा का इजहार नहीं किया और फिर सब मुंतशिर हो गए। जहाज पर मौजूद लोगों के इत्मीनान में कोई फर्क नहीं आया था। वो इसी तरह अपने कामों में मशगूल हो गए जिस तरह समंदर में सफर करते हुए रहते थे। फिर रात के खाने के बाद मैंने उन्हें कुछ हदायत दी। एहतियातन मैंने 2 आदमियों को सर्च टावर पर और 8 आदमियों को जहाज के चारों तरफ पहरे के लिए तैनात कर दिया। मैंने उनके औकात मुकर्रर कर दिए। पूरी रात के लिए 4 पार्टियां तरतीब दे दी गईं जिन्हें अपने अपने वक्त पर पहरा देना था। मैंने उन्हें खसूसी हदायत देते हुए कहा, क्योंकि यह सरजमीन हमारे लिए नई और बिल्कुल अजनबी है, मुमकिन है यहाँ वैशी लोग आबाद हों जो जहाज को देखकर छुप गए हों और रात की ताक में हों। इसलिए पहरा देने वाली पार्टी की पूरी जिम्मेदारी है कि वह जाग कर और होशियारी से कुर्बो जवार के माहौल पर नजर रखे और अगर कोई खतरा पेश आए तो शोर मचाकर सबको होशियार कर दे। इसके अलावा सोने वाले अपने अपने हथियार नजदीक रखकर सोएं ताकि किसी फौरी जरूरत पर इन्हें हथियार तलाश करने में दिक्कत न हो। हम ऐसा ही करेंगे आशौले, पोगास ने कहा। यूं पहली पार्टी के 2 जवान मस्तूल पर चढ़ गए और बाकी 2 की तादाद में जहाज के चारों समत गश्त करने लगे ताकि समंदर और खुश्की दोनों तरफ निगाह रखी जाए। इन कामों से फारिग होकर मैं आराम करने चल पड़ा। मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल होने वाला था कि मुझे शराइया नजर आई। वो शायद मेरी मुंतजिर थे। मैं ठिठक कर रुक गया। शराइया आहिस्ता कदमों से मेरी तरफ बढ़ाई और फिर वो मेरे करीब पहुंच कर रुकी। मैं उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या आज की रात मैं तेरी खिदमत में रह सकती हूँ आशौले? तू तो मुझसे नाराज थी शराइया। मैंने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे करीब करते हुए कहा। तुझसे कौन नाराज हो सकता है शौले? हाँ, हर दिल में तेरे लिए हसरत पैदा हो सकती है। हर औरत तुझे जिंदगी भर के लिए अपनाने की आरजू जरूर कर सकती है और जब आरजुएं पूरी ना हो तो घुटन लाजमी अमर है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास तेरे तस्खीर का कोई जरिया मौजूद नहीं है। अंदर आ, मैं तुझसे गुफ्तगू करूंगा, मैंने कहा और वो मेरे साथ अंदर आ गई। मैंने उसे अपनी आगोश में बिठाते हुए कहा, तो अब तो तू मुझसे नाराज नहीं है ना? मैं पहले भी तुझसे नाराज कहाँ थी आशौले? हाँ, इस वक्त मेरे पास दिल की प्यास बुझाने का कोई हल नहीं था। और अब? मैंने पूछा। अब हमने एक हल तलाश कर लिया है, बशर्ते कि तू कबूल कर ली। हमने से क्या मुराद? मैंने हर से पूछा। हमसे मुराद वो सब हैं जो तेरी आरजूमंद हैं, जिन्हें पूरी जिंदगी जुर्रत नहीं हो सकती कि वो तेरा कुर्ब हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार कर सके, लेकिन मैंने सबकी मुश्किल हल कर दी है। और तुझे हैरत होगी आशौले, इनमें वो भी शामिल हैं जो दूसरों को अपना चुकी हैं। वो तुझे पाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने मर्द मुंतखिब कर लिए, या यूं समझ के जिस मर्द ने इन्हें कबूल किया उन्होंने उस पर कनात की। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि तू काबिल हसूल है तो वो हमारी खुशामदों पर उतर आई और उन्होंने हमारी बड़ी मिन्नतें की। चिराइया ने बताया और मुझे बेसाख्ता हंसिया की। ये मखलूक भी खूब है प्रोफेसर, जहां हो जिस हाल में हो इसके अपने मसाइल होते हैं जिनका दिमाग से कोई ताल्लुक नहीं होता। इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां मर्दों को सौंप दी हैं, ये उनके बराबर आने की हिम्मत का दावा करती हैं, लेकिन अमली जिंदगी में इनकी अपनी सोच बेकार है और बहरहाल वो मर्दों का तसल्लुत कबूल करती है। इनका सिर्फ एक ही मसला है, जहां भी हूं जिस हाल में भी हूं, और ठीक भी है, इनकी बुनियाद ही ये है। दुनिया के नमूद के लिए अगर इनकी जरूरत महसूस न की जाती तो ये एक बेकार वजूद थी। मैं मुआज़रत खां हूं लड़कियों, लेकिन मैं सदियों के तजर्बे की बात कर रहा हूं और मुझे अपने तजर्बे में कभी झोल नहीं नजर आया। उसने फरजाना और फरोजा की तरफ देखते हुए कहा। दोनों लड़कियों के चेहरों पर नागवार तासरात थे, लेकिन उन्होंने इस बहस में हिस्सा लेने की जरूरत न महसूस की। तब वो मुस्कुराया और बोला, तो प्रोफेसर, मैंने चिराइया से उस बकवास की तफसील पूछी। जहां खाने का जखीरा है और जहां खाना तैयार होता है, वहां इन सब का एहतजाज था। इनमें अंतारा भी शामिल थी, बेहद खुश, बेहद मसरूर। इत्तेफाक से एक लड़की ने उससे इस मुसर्रत की वजह पूछी। खूब, फिर? मैंने दिलचस्पी से पूछा। उसने गुजरी रात की दास्तान सुनाई और हमें बताया कि किस तरह उसने हमारी गुफ्तगू सुनकर मौका से फायदा उठाया। उसने बताया कि आशौले अजनबी इंसान है, वो देवताओं की दुनिया का बाशिंदा है, कोई उस पर हक का दावा नहीं कर सकता। हाँ, वो जिसे कुर्ब बख्शे उसे जिंदगी में किसी दूसरे मर्द की तमन्ना नहीं रहती। इसके साथ गुजारी हुई एक रात जिंदगी का हासिल है, सो इन बेशुमार रातों का क्या फायदा जो बेजारी से गुजारी जाए। उसने कहा कि वो इस रात के तसव्वुर में बकिया जिंदगी सुकून से गुजार सकती है। उसने कहा कि उसे आशौले पर कोई दावा नहीं है, ख्वाब पूरी जिंदगी उसे आशौले की सांस की कुर्बत नसीब हो, और हम सब उसकी बातों से बहुत मुतासर हुए। हमने मिलकर सोचा कि हम में से कौन कौन उसकी तलबकार है। तब उन्होंने भी दिल के राज कह दिए जो इन राजों को हमेशा सीने में छुपाए रहती थी। इन्हें इस बात पर बड़ी हैरत थी कि हमें आशौले की तन्हाई नसीब हो चुकी है और ये कि वो खुद भी इसकी कुर्बत हासिल कर सकती हैं।
सो तय हुआ कि आशौले एक बहुत बड़ा हासिल शुदा खजाना है, जो भी मौका से फायदा उठाते हुए इसमें से कुछ ले ले। और ये किसी एक का नहीं बल्कि एक मुश्तरका मसला है, तो क्यों ना मिल बांट कर खाया जाए, बशर्ते कि आशौले इसे कबूल कर ले और जिसे वो कबूल न करे वो किस्मत पर शाकिर हो जाए और किसी से गिला न करे। तब आशौले हमारी एक अंजमन बनी और मुत्तफिका राय से मुझे इस अंजमन का सरबराह बनाया गया, क्योंकि मैं तुम्हारी पहली औरत थी और इनके ख्याल में इनके बारे में तुमसे गुफ्तगू कर सकती थी और अपने मसले में तुमसे तुम्हारी राय मालूम कर सकती थी। चुनाचे एजाजी तौर पर ये रात मुझे बख्शी की। तुम खुद गौर करो प्रोफेसर, क्या इससे दिलचस्प, इससे मज़हक़ खेज़ बात कुछ और हो सकती थी। मेरी तलबगार औरतों ने एक अंजमन बनाई थी। कितना बड़ा मसला बन गया था मैं इनके लिए। शराइया की बकवास पर मैं दिल खोल कर हंसा और वो भी हंसती रही। और फिर उसने पूछा कि मुझे इस अंजमन के अगराज व मकासद पर कोई एतराज़ है। इसलिए नहीं शराइया कि तुम इसकी सरबराह हो, मैंने उसे खुश करने के लिए कहा। और मेरी इतनी बात पर औरत के चेहरे के कमल खिल गए। ये होती है औरत की कमजोरी और ये होती है इसकी हैसियत। तो प्रोफेसर उस रात शराइया दूसरी बार मेरे बाजुओं की जीनत बनी। बड़ी उमंगों भरी थी शराइया भी। तफसील का तसव्वुर तुम खुद कर लो। यहाँ मेरी हैसियत ने एक और अनोखा रुख इख्तियार किया था और ये रुख मुझे नापसंद नहीं था। दूसरी सुबह पुरसकून थी। रात के जिम्मेदार मुनासिब अंदाज में अपनी ड्यूटी अंजाम देते रहे थे। सुबह उन्होंने मुझे मुश्तरका रिपोर्ट दी थी। उन्होंने बताया कि साहिल सुनसान पड़े रहे, दरख्तों की समत भी कोई तहरीक नहीं थी। गोया अभी तक इन वीरान साहिल की कोई तफसील सामने नहीं आई थी। लेकिन कल की रिपोर्ट मेरे पीछे निगाह थी। शेर की ताज़ा लाश वो भी शेर की, काबिल गौर बात थी। लेकिन यह भी मुमकिन था कि वो किसी इत्तेफाकी हादसे का शिकार हो, इसके जिस्म का गोश्त गल गया हो। लेकिन ये तो देखने के बाद ही फैसला किया जा सकता था। वैसे मैं कुछ और अनोखी बातें सोच रहा था जिसका इजहार बाद में करूंगा। यूं समझो प्रोफेसर कि आज मैं अपनी खसूसी कुव्वतों को सही मानों में बरोकार लाने का इरादा कर चुका था। पुगास और उसके साथियों का ख्याल था कि कल की मानिंद आज भी पार्टियां साहिल के बारे में मालूमात को निकलेंगी। लेकिन मैं ये जिम्मेदारी आज सिर्फ अपने ऊपर रखना चाहता था। आज के लिए क्या हदायत है निजात देहिंदा? आज पूरे दिन तुम इस जहाज पर आराम करोगे पुगास। ज्यादा से ज्यादा साहिल पर उतर सकते हो, लेकिन खबरदार जहाज से ज्यादा दूर न जाना। जहाज की मुकम्मल हिफाजत की जरूरत है। तो क्या आज इस जंगल के इसरार मालूम करने की कोशिश नहीं की जाएगी? पुगास ने हैर से पूछा। यूं समझो पुगास कि आज इसके बारे में कोई मुनासिब फैसला कर लिया जाएगा। मुमकिन हम यहाँ कायम करें या मुमकिन है इब्तदाई चंद रोज इस साहिल पर उतर कर खुशकी का लुत्फ उठाएं और फिर समंदर में आगे बढ़ जाएं, किसी ऐसी दूसरी जमीन की तलाश में जहां का साहिल हमारे लिए ज्यादा करामत हो। लेकिन अशौले, पुगास बदस्तूर हैरत ज़दा था। परेशान होने की जरूरत नहीं पुगास, मेरी पूरी बात सुनो। आज मैं तनहा इस इलाके के हालात मालूम करने जाऊंगा और दूर तक जाऊंगा। मेरा ख्याल है मैं ये काम बखूबी कर लूंगा। तुम्हें मेरे बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। ये कैसे मुमकिन है अशौले? जहाज का एक भी फर्द तनहा तेरी जिंदगी खतरे में डालने के हक में नहीं होगा। तू हमारे लिए एक नेमत है। अगर जंगलात में तुझे कुछ हो गया तो हम बेसहारा रह जाएंगे। मुझे कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। मेरी दरखास्त है जो कुछ भी मैं करना चाहता हूँ इसमें रखना अंदाजिंदा हो, यूं मैं बेहतर तौर से काम कर सकूंगा। पुगास मुंह खोल कर रह गया। मेरा फैसला कुल लहजे के आगे कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं रह गई थी। ताहम उसके चेहरे से उलझन साफ आया थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुझे फिक्रमंद होने की चंदा जरूरत नहीं है पुगास। मैं तेरी जरूरत हूँ, खुद मुझे इसका एहसास है। लेकिन अगर मुझे खतरात लाक होते तो मैं खुद कोई ऐसा कदम ना उठाता। जब तक तुम मुझसे वाकिफ नहीं है मेरी बातों पर भरोसा कर। मुझे कहीं किसी भी जगह कोई खतरा नहीं है। मैं जाऊंगा, जंगल में देखकर अंदाजा लगाऊंगा और फिर तेरे पास वापस पहुंच जाऊंगा। हाँ, ये मेरी हदायत है। मैं जब तक वापस न लौटूं तो मेरा इंतजार करेगा, मुझे तलाश करने की कोशिश न करेगा। मैं तेरे हुक्म का एहतराम करूंगा आशौले, लेकिन मैं सख्त बेचैन रहूंगा। पुगास ने गर्दन लटकाते हुए कहा, दूसरे लोगों को तो खुद समझा देना, इन्हें हर कीमत पर तेरे हुक्म की तामील करना चाहिए। मैंने कहा और फिर मैंने अपने इस्तेमाल के लिए एक वजनी खाड़ा साथ लिया और जहाज की रस्सी की सीढ़ी से नीचे उतर गया। खुशकी पर आकर मैंने वही रुख इख्तियार किया जिसके बारे में कल मुझे इत्तला मिली थी। मेरे कदमों के नीचे रेतली जमीन थी। यह माहौल मेरे लिए अजनबी नहीं था। मैंने तो सदियों तक सहरा गर्दी की थी। जहाज के लोग मुझे गैर मामूली इंसान समझते थे, वो जो सिर्फ इनमें बरतर हो, इनसे ताकतवर हो, इनसे ज़हीन हो, और बस मेरी असल हैसियत अभी तक उनके इल्म में नहीं आई थी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था मैं कौन सा बेचैन था इन्हें अपने बारे में बताने के लिए। हाँ, इनके साथ रहकर एक तवील अरसा मैंने अपने मशागिल छोड़ रखे थे। मैंने अपने दोस्त सितारों से जमाने की बदलती हकीकतों के नए राज नहीं मालूम किए थे, लेकिन इन हालात में यह मुमकिन भी नहीं था। मैं इनसे उकता कर अपने मशागिल नहीं शुरू कर सकता था। बहरहाल मैंने इन्हें एक बड़ी मुसीबत से निकाल लिया था, लेकिन अभी इनकी जिंदगी को कोई मुनासिब राह नहीं मिली थी और इन दरमियान में छोड़ देना इनकी हलाकत थी। इसलिए मैं चाहता था कि इन्हें कोई ठोस रास्ता मिल जाए और वो इस पर गामजन हो जाए। रेत की जमीन तय होती रही। जहाज निगाहों से ओझल हो गया और अब मुड़कर देखने से नजर नहीं आता था। फिर मुझे शेर का वो ढांचा नजर आया जिसके बारे में जहाज वालों ने बताया था। मैं उसके करीब पहुंच कर रुक गया। बिलाशुबा अनोखी चीज थी। जिस्म का तकरीबन सारा गोश्त गायब था, लेकिन यह गोश्त गल सड़ कर मिट्टी नहीं बना था। साफ जाहिर था कि इसे चबाया गया है, क्योंकि हड्डियां भी इसी अंदाज से कुचली हुई थी जैसे उन्हें किसी ने चबाया हो। जंगल का कोई जानवर इतने मजबूत चबड़े नहीं रखता जो शेर की हड्डियां चबा सके।
मैंने उसे देखते हुए सोचा और फिर यह अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था कि यह काम मुर्दा शेर के साथ किया गया है या जिस वक्त शेर शिकार हुआ वो जिंदा था। बहरहाल दिलचस्प सूरत हाल थी। क्या जंगल में ऐसा कोई इफरीत भी मौजूद है जो शेर तक को खातिर में ना लाए? मगर कौन सा जानवर कितना बड़ा है इसके बारे में जानना जरूरी है। मैंने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। शेर का मुकम्मल जायजा लेने के बाद मैंने उसके कुर्बो जवार में देखा। वक्त दिक्कत यह थी कि हवा रेत के नकूश बिगाड़ती रहती है। शेर के ढांचे के नजदीक भी रेत हमवार थी, इस पर कोई निशान नहीं था। तब मैंने दरख्तों की समत देखा और फिर मैं अंदाजे से दरख्तों की तरफ चल पड़ा। मैंने वो सीध इख्तियार की थी जो शेर की समत आती थी। दरख्तों की जानिब चलते हुए मेरा ज़हन एक खास अंदाज में सोच रहा था। शेर की लाश की मौजूदगी जाहिर कर रही थी कि यहाँ जानवरों का वजूद जरूरी लाजम है। क्या इन जानवरों ने ये जंगल खाली कर दिया? क्यों? क्या इन जंगलात में कोई ऐसा वजूद मौजूद है जिससे वो खौफजदा है? लेकिन वो ऐसा कौन सा जानवर है जो शेर के लिए भी हैबतनाक है? मुझे उसकी तलाश थी और थोड़ी देर के बाद मैं दरख्तों के पास पहुंच गया और यह देखकर मेरी हिम्मत बंधी कि घने दरख्तों के दरमियान एक पगडंडी सी मौजूद है। गोया इस दरख्तों के अंदर जाने का रास्ता था। मैं इस रास्ते पर चल पड़ा। तब मैंने कुछ और हैरत अंगेज मनाजर देखे। मुझे अंदाजा हुआ कि यह रास्ता कुदरती नहीं है। ऐसा लगता था कि जैसे कोई पहाड़ नुमाश है यहां से गुजरी हो और उसके बदन की टक्कर से यह रास्ता बन गया हो। दरख्तों की शाखें टूट टूट कर लटक गई थी, सूख कर खुश्क हो गई थी। ये शाखें यकीनन उस वजूद के रास्ते में आई होंगी और उसने इन्हें मामूली तिनके की मानी तोड़ दिया होगा। जो जो आगे बढ़ रहा था हैरत अंगेज इंकिशाफात हो रहे थे। बात सिर्फ शाखों तक की महदूद नहीं थी, दरख्त भी उखड़े हुए थे। खौफनाक वजूद ने इन्हें जड़ से उखाड़ फेंक दिया था। आखिर वो कौन सा जानवर है जो इस कदर जसीम, ताकतवर और खौफनाक है? और अगर जंगल में जानवर का वजूद है तो फिर वो जहाज के कमजोर इंसानों के लिए खौफनाक भी है। क्या इन हालात में इस सरजमीन पर सफर के बारे में सोचा जा सकता है? हाँ, अगर वो मेरे सामने आए तो फिर मैं इसके बारे में कोई फैसला भी कर सकता था। अब मुझे उसकी तलाश थी और मैं ऐसी किसी अनोखी शय को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता था। उसे तलाश किए बगैर यहां से जाना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं आगे बढ़ता रहा। देखूं तू इन दरख्तों का इख्तिताम कहाँ होता है। यूं मैंने दरख्तों की दूसरी तरफ का तवील सफर तय किया, लेकिन दिलचस्प बात थी कि यहां मैंने किसी छोटे बड़े जानवर को नहीं देखा था। यहां तक कि परिंदे भी मौजूद नहीं थे सिवाय हशरातुल अर्ज़ के, जो मुझे कहीं कहीं रेंगते नजर आ जाते थे। शायद वो भी यहां रहना पसंद न करते अगर वो सुस्त रफ्तार और ना समझ ना होती। तब अचानक मुझे दरख्तों की दूसरी तरफ की जमीन नजर आई। दरख्तों का सिलसिला खत्म हो गया था प्रोफेसर। क्या ही खूबसूरत जमीन थी। कुदरत ने इस बदनुमा के टोरे के दरमियान ऐसे नकुश्तिये थे जो इंसान का दिल मोह लेते थे। सब जमीन खूबसूरत खाद से लदी हुई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस बदनुमा हिस्से की दूसरी तरफ ऐसा सब्जाजार होगा। छोटी छोटी पहाड़ियां जो किसी वसी इलाके में बने हुए मकानात मालूम होते थे। और सबसे खास बात यह थी कि दूर, काफी दूर एक खूबसूरत नदी गुनगुनाती हुई गुजर रही थी। न जाने ये नदी कहां से आ रही थी और कहां तक गई थी। तहद्दे निगाह ही हसीन मंजर फैला हुआ था। इस जमीन के करीब से गुजरने वाले जहाज ये सोच भी नहीं सकते थे कि दरख्तों के दूसरी तरफ कुदरत का ऐसा हुस्न पोशीदा होगा। तो इस हसीन खित्ते ने मेरा दिल मोह लिया प्रोफेसर, और मैंने सोचा कि यहाँ तो काफी अरसे तक कयाम किया जा सकता है। इस खौफनाक इफरीत के तस्वुर को नजरअंदाज करते हुए यहाँ के हुस्न से लुत्फानंदोज न होना बदजोकी है। देखा जाएगा मैं किससे खौफजदा हो सकता हूँ। रह गया जहाज वालों की हिफाजत का सवाल, तो ये जिम्मेदारी भी मैं कबूल कर लूंगा और मैंने मजीद आगे जाने की जरूरत नहीं समझी। जाता भी तो कहा, दूर दूर तक के मनाजर मेरी निगाह में थे। चुनाचे मैंने एक नजदीकी पहाड़ी पर चढ़कर ये मनाजर देखे और फिर पहाड़ी से उतराया। मैं जहाज वालों के लिए कुमता खुशखबरी लेकर जा रहा था। वापसी के सफर में भी कोई खास बात न थी। मुझे तो इन मनाजर में खोकर वक्त का एहसास भी नहीं हुआ था, लेकिन जहाज वाले मेरे लिए सख्त बेचैन थे, क्योंकि जब मैं वापस पहुंचा तो सूरज का उतार शुरू हो गया था। पोगास वगैरह ने मुझे दूर से देखा और खुशी से नारे लगाने लगे। वो मेरी जिंदा सलामत वापसी से बहुत खुश थे। पोगास जहाज से कूद कर मेरी तरफ लपका और मेरे करीब पहुंच गया। ओह आशोले, देवताओं की मेहरबानी से तू जिंदा सलामत लौटा है। हमारे लिए इससे ज्यादा मुसर्रत की कोई और बात नहीं है। तो मेरे लिए परेशान थे पोगास। न सिर्फ मैं बल्कि जहाज के दूसरे लोग मेरी इस बात से नाखुश थे कि मैंने आशोले को तनहा रवाना करके नाअकबत अंदेशी का सबूत दिया है। खा वो मुझसे नावाकिफ हैं और तू भी। मैंने आहिस्ता से कहा और पोगास के साथ जहाज पर पहुंच गया। सब लोगों ने मुझे घेर लिया था। क्या तूने दरख्तों के दूसरे सिरे का जायजा लिया आशोले? क्या इस जमीन पर दरख्तों के अलावा भी कुछ है? क्या यहाँ आबादी का वजूद मिलता है? बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया। ये सरजमीन तुम्हारे तसव्वुरात के बिल्कुल बरअक्स है दोस्तों। इस सरजमीन के हुस्न का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसे देखकर मेरे ज़हन में कुछ और ख्यालात भी उभरे हैं जो तुम्हारे लिए खुशगवार ना होंगे, लेकिन मैं इन्हें तुम्हारे सामने पेश करने से बाज न रहूंगा। हमारे बारे में तू जो कुछ सोचेगा वो यकीनन हमारे हक में बेहतर होगा। हमें यकीन है आशोले। बहुत से लोगों ने बैक जुबान कहा। तो पहले इस सरजमीन के बारे में जानो दोस्तों। दरख्तों की दूसरी तरफ एक तवील और अरीज मैदान है जिसके तूल अर्ज के बारे में ना मैं अंदाजा लगा सकता हूं और ना तुम कोई अंदाजा लगा सकोगे। मैदान? बहुत से लोग बैक वक्त बोले। इस मैदान में क्या है आशोले? सरसब्ज घास, दरख्त, पहाड़ियां और ठंडा पानी। पानी? सब खुशी से उछल पड़े। खास जिंदगी गुजारने के सबसे अहम जरिए। दोस्तों, क्या तुम एक और तवील सफर के लिए तैयार हो?
हम थक चुके हैं चौले। इस वक्त तक जब तक हमारे सामने कोई रास्ता ना हो। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, आबादियां यूं ही नहीं बनती हैं। इंसान किसी जगह जमा होकर जिंदगी गुजारते हैं। शहर इसी तरह तश्कील पाते हैं। तो मुख्तलिफ इलाकों के बाशिंदे हो, अगर तुम अपनी सरजमीन पर जाने का तसव्वुर करो तो यह नामुमकिन भी हो सकता है। न जाने तुम कहां से कहां जा निकलो, न जाने कितने लोग समुद्री सफर से जिंदा न बचे और कितने मौत का शिकार हो जाए। ये जमीन तुम्हारा इस्तकबाल करने को तैयार है। मेरी राय है तुम यहाँ आबादी तश्कील दो। जिंदगी की हर जरूरत मौजूद है। ग़िज़ा हासिल करने के ज़राए और औरत है, यही इंसान की बुनियादी जरूरत है। इस जमीन को आबाद करो या खेती बाड़ी करो और इस को एक अजीम आबादी बना दो। मेरी बातों पर सब गौर करने लगे। अभी फैसला न करो, कल हम दरख्तों के दूसरे स्तंभ चलेंगे, इस जगह को देखेंगे। इस दौरान तुम अपनी औरतों से मशवरा कर लेना। तुम्हें अगर खुशकी मिल जाए, कोई अजनबी खित्ता मिल जाए, वहां तुम एक दूसरे से जुदा होने के बारे में सोचोगे, वहां तुम्हारी सोच सैकड़ों उलझने लिए होगी। लेकिन यहाँ आबाद होने में कोई दिक्कत नहीं है।